हेलो मेरे स्टूडेंट, मुझे एक बार फिर आप लोग देख रहे होंगे। मेरे मेरे चैनल का नाम जो है वो एजुकेशन वीडी के नाम से मेरा चैनल चलता है। और मैंने कोरोना काल में काफ़ी सारे लेक्चर डाल रखे हैं उसमें। तो बच्चों जब जब कई बच्चे लेक्चर देखते थे तो बच्चे कहते सर आपने लेक्चर डालना बंद क्यों कर दिया है, जबकि हम चाहते हैं कि सर आप लेक्चर और भी डालिएगा ताकि हम समझ सकें। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी करे, पॉजिटिव कमेंट्स भी करे। तो आप लोग केवल ये देखिएगा कि हमें हमारा टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्या क्या अच्छा मिल रहा है। बुरा जो देखन मैं गया, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब आप लोग कोशिश करिएगा कि जो मुझे अच्छा मिल रहा है वो किसी भी यूट्यूब चैनल से मिल रहा हो, किसी थ्रू मिल रहा हो, वो अच्छा देखना चाहिए, बुरे के पीछे नहीं भागना चाहिए हमें। तो एक बार हमने जो आपके काफ़ी लेक्चर डाले मेरे तो यूट्यूब पर, तो आप लोगों के लिए बच्चों ने कहा सर प्लीज़ कुछ लेक्चर और डाल दीजिएगा, अच्छा लगता आपसे समझने में, तो काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप दोनों ही मीडियम को लेकर चल देते हैं साथ में। इस वजह से मैं आपका लेक्चर सुन लेता हूँ अच्छी तरह से। तो कोरोना काल में काफ़ी लेक्चर डले हुए थे हमारे। अब मैं एक बार नई शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। बच्चों ने कहा सर एक टॉपिक कभी कभी आता है क्वांटम नंबर्स, थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा कि क्वांटम नंबर में होता क्या क्या है। थोड़ा सा आप ज़्यादा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा आज का, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, है ना बेटा। चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जानकारी देने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरा नाम शुभ नाम जो है, मेरा नाम है डॉक्टर आलोक गुप्ता। और आप लोगों के लिए ही मैं सब टॉपिक बना रहा हूं। अगर चलता है, आप लोग पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह से और बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे आप समझते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपके बात शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस टॉपिक से लिया गया है। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? तो क्वांटम नंबर्स होता क्या है? तो कोई भी एक एटम है, उसमें प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन होता है बेटा, क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है उसके न्यूक्लियस में। और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में नहीं करते हैं, वेव लाइक सेल में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो मैंने जो वेव लाइक सेल टाइप की बना दी है, जैसा मैं बना पाया, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है, तो आप केवल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। ठीक है बेटा। तो ये जो एटम्स है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों वेव टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन करता रहता है। अब वो कहीं ऊपर क्यों जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा तो वेव लाइक सेल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन से हमें लगातार पता पड़ना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वो है कहाँ एक्चुअल में। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को कंफर्म करने के लिए हम जो नंबर्स का यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को कंफर्म करने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो अगर मैं आपको दो लाइन में बता देता हूं, तो थोड़ा सा मैं लिख भी दिया है इंग्लिश में आप लोगों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिख दिया मैंने। तो देखो, क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब कोई भी वो सेट है, मैंने क्वांटम नंबर एक ऐसा सेट है इलेक्ट्रॉन को एटम से बताने के लिए, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ पर। वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, कि सेकंड एनर्जी लेवल पर है, थर्ड एनर्जी लेवल पर है, किस सबसेल में है, एस में, पी में, डी में, कहाँ पर अवेलेबल है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। वो सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम जिन सेट का यूज करते हैं, उन प्रॉपर्टीज का जो यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? क्वांटम नंबर्स। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोग नोट भी कर लीजिए और देख भी लीजिएगा। मैंने यहां लिखा है क्वांटम नंबर्स, है ना बेटा। क्वांटम नंबर कोई एक से ज्यादा है ना, तो क्वांटम नंबर्स आर अ सेट ऑफ नंबर दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब एटम में उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, उसे बोलते हैं अपन क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इट इज मेनली 4 टाइप्स, ये 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई साहब आप कहाँ बैठे हो, मैं आपका पता नहीं लगा पा रहा हूं, आप कहाँ पर हैं। यहाँ पर झांसी में है, ठीक है, झांसी में इस जगह पर है, किस प्लेस पर है, कहाँ पर है, उसे बोलते हैं उसकी क्या? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज कहाँ होगा वो इलेक्ट्रॉन, उसे कंफर्म करने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करेंगे, उन्हें बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। और ये 4 तरह के भाई होते हैं। नंबर पहला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर, जैसा कि हम बताया था हमने आपको, 4 तरह के होते हैं। तो नंबर पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने QN लिख दिया, मतलब क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने पहला क्वांटम नंबर क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1913 में,
1913 में मिस्टर नील्स बोर ने बताया था। तो इसके बारे में 1913 में मिस्टर नील्स बोर ने इसको एक्सप्लेन किया था और उन्होंने बताया कि इसकी सहायता से आलोक सर हम सेल या उसकी एनर्जी लेवल को कंफर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस एनर्जी लेवल में है या किस सेल में है। और सेल का मतलब हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, माने किस सेल में होगी। और इसे हम रिप्रेजेंट जो करते हैं किससे करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एन से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्मॉल एन की वैल्यू अगर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है तो ये के एल एम एन एक्सेट्रा हो जाएगा। तो किसी भी सेल को माने इलेक्ट्रॉन किस सेल में है या किस एनर्जी लेवल में है उसे कंफर्म करने के लिए 1913 में मिस्टर नील्स बोर ने बताया कि इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल एन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एन की हेल्प से हम सेल का नंबर, एनर्जी लेवल कंफर्म कर सकते हैं। और उन एनर्जी लेवल का जो नाम होता है वो कहता है के एल एम एन ओ पी क्यू एक्सेट्रा आपका होता जाता है। तो इससे हम सेल कंफर्म कर सकते हैं और सेल का नाम भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद ईच सेल में, मतलब जो सेल बनी है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल जो बनी है, तो ईच सेल में मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे कंफर्म करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया गया है। इसका नाम होता है 2n²। 2n²। क्या होगा बेटा, 2n²। बोलिएगा 2n², 2n का स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ईच सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ आ गया आप लोगों को। जैसा कि बेटा फार्मूला होता है 2n², हमें पता करना कि फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें लिख दिया n=1 लिख दिया। n=1 का मीन्स हुआ k सेल हो जाएगी और k सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो n की जगह कर देंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो 1 × 1 क्या होगा 1 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब है k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इस तरह से सेकंड सेल एल सेल होगी तो 2 लग देंगे यहाँ पर, हम 2 लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा आपका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। इस तरह से थर्ड सेल में देखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो 9, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से आपका n=4 मतलब n सेल, इसका मतलब क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होंगे, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, थर्ड में 18 होंगे और फोर्थ में कितना हो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल हो जाते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से हमने ये पता लगा लेते हैं इसमें। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप लोगों ने देख लिया कि जैसे कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, सेकंड सेल में 8 होंगे, थर्ड में 18 होंगे और फोर्थ में कितने होंगे हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स होंगे। इसका बोर ने और भी आगे रिसर्च करके कुछ मैथमेटिकल फार्मूले दिए। उन्होंने बताया कि बोर की रेडियस कितनी, क्योंकि बोर ने बताया कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, तो उसके लिए बोर ने एक फार्मूला दिया जिसको डेरिवेट ना करके हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो बोर ने बताया कि बोर की जो रेडियाई होती है वो कितनी होती है, R=n² × 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड। तो जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा। तो एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम बोर की रेडियस फार्मूले की हेल्प से कंफर्म कर सकते हैं। और बोर का जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ई एन मतलब नंबर ऑफ सेल, मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, जो भी एन होगा वो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, है ना। इसमें से नेगेटिव वैल्यू आएगी तो -z² अपॉन n², वो क्या होगा 3113.3 किलो कैलोरी पर मोल में होगी। तो जब भी किलो कैलोरी पर मोल में हमें एनर्जी निकालना होगी बोर के एनर्जी के फार्मूले की हेल्प से, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें किलो जूल पर मोल में निकालना होगी तो इसमें क्या करते हैं 1312 यानी 1312 से क्या करते हैं मल्टीपल कर देंगे और जेड तो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर होगा और ये क्या होगा नंबर ऑफ सेल हो जाएगी हमारी, क्योंकि ई एन लिखा है, एन मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे। इस तरह थर्ड फार्मूला लिख दिया हमने आपके लिए -z² n² × 21.6 जूल पर एटम्स। जूल पर एटम्स में इसकी एनर्जी कंफर्म कर सकते हैं। तो बोर ने बताया कि रेडियाई कंफर्म करने का मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा और एनर्जी कंफर्म करने का मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा किलो कैलोरी पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, जूल पर एटम्स में पॉसिबल हो जाएगा। फिर मिस्टर बोर ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर,
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होता है MVR, क्या होता है MVR। मैं कभी आपको जब और डिस्क्राइब करूंगा तो बता दूंगा, अभी तो मैं फार्मूले के हेल्प से बता रहा हूं कि ये आपको क्वांटम नंबर में लर्न करके रखना है। जब क्वांटम नंबर आपको आप इसको समझेंगे, है ना, ठीक है ना। इसको डेरिवेट अपन बाद में कभी कर लेंगे, समझ कर लेंगे। तो MVR इक्वल होता है NH/2 पाई। n तो आपको मालूम है नंबर सर, h प्लांक कांस्टेंट होगा, पाई की वैल्यू आपको मालूम ही होगी। तो इसकी हेल्प से एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हम कंफर्म कर सकते हैं बोर के इन फार्मूलों की हेल्प से। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला वाला, है ना। नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। एक बार आप लोग नोट भी कर लीजिए इस फार्मूले को, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये फार्मूले होते कैसे हैं, है ना बेटा। तो देख लीजिए थोड़ा फार्मूले आप कायदे से। ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, AZIMUTH, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स होता है। इसके बारे में बताया था 1915 में, बहुत सी बुकों में 1916 में लिखा है, मतलब वही है 1915 टू 1916 के बीच में इसकी रिसर्च की थी मिस्टर किसमें, सोमरफेल्ड ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो क्वांटम नंबर की हम हेल्प से हमने भाई ये कंफर्म कर लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, यानी सेल कौन सी हमारी होगी वो हमने कंफर्म कर लिया। क्योंकि सेल के अंदर भी एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सब सेल। तो 1915 में मिस्टर सोमरफेल्ड ने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर की रिसर्च करी, जिसको बताया कि उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से हम सेल के साथ साथ सेल के अलावा इसके अंदर जो होती है वो सब सेल, उसे हम कंफर्म कर सकते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, दर्शाते हैं किससे, स्मॉल एल से। और स्मॉल एल की हेल्प से हम सब सेल का नंबर और नेम भी कंफर्म कर सकते हैं। कैसे देखेगा आप लोग, देखिएगा जैसे आपका L इक्वल 1 नहीं आता, इसमें क्या था हमारा 0 आता है ना, ध्यान रखिएगा 1 मत लिख दीजिएगा। L इक्वल कितना होगा 0 1 2 3। तो सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल होती है ना। तो n-1 का फार्मूला भी फॉलो होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको फ्यूचर में ना, ठीक है। तो L इक्वल 0 1 2 3। तो L इक्वल 0 मतलब S सब सेल होगा, L इक्वल 1 मीन्स P सब सेल होगा, L इक्वल 2 मतलब D सब सेल होगा, L इक्वल 3 मतलब F सब सेल होगा। तो ये सेल के अंदर होती है, सब सेल बोलते हैं, मतलब सेल से छोटी होती है, सेल के अंदर पाए जाने वाली इसे बोलते हैं सब सेल बोलते हैं। और इसकी हेल्प से हम सब सेल का नंबर और नेम कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सब सेल का नंबर और उसका नाम कंफर्म किया सकता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की हेल्प से। अब जिस तरह से हम ईच सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, उसे कंफर्म करने के लिए फार्मूला कंफर्म कर रहे थे, तो फार्मूला था 2n²। क्या फार्मूला था, 2n²। इसी प्रकार से सब सेल में ईच सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे कंफर्म करने का एक फार्मूला दिया गया था, जिसका नाम था क्या, 2 × 2 × L+1, 2 × 2 × L+1, 2 × 2 × L+1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 × 2 × L+1 फार्मूले के यूज से हम सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो कंफर्म कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर L इक्वल 0 है मतलब S सब सेल होगी, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2 × 2 × L+1। तो जो L है उसके लिए क्या कर देंगे, वो 0 पुट कर देंगे। तो जब हमने 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा 2 × 2 × 0+1। और इंटू दिया है प्लस दिया, तो पहले हम मल्टीपल करेंगे फिर हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ये तो आपको मैथ का रूल मालूम ही होगा। तो 2 × 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा, 1 तो +1 हो जाएगा, 1 × 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से L इक्वल अगर 1 दिया है तो P सब सेल होगी, तो 2 × 2 1 प्लस कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो 2 × 2 1 कितना होगा 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 + 3 2 6 हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमारा L इक्वल 2 दिया है तो D सब सेल हो जाएगी हमारी। तो 2 × 2 × 2 × +1 हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 और +1 कितना 5 हो जाएगा। एंड देन क्या होगा 5 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका L इक्वल 3 दिया है तो F सब सेट होगी और इसमें कितना आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना 40 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे, P सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, D में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और F सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो ये हमारा था क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके हम और भी पॉइंट्स आगे देखते हैं। अगर हमें दिया गया हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें कंफर्म हो, मतलब मालूम हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए क्या दिया गया है, और हमें निकालना हो सेकेंडरी क्वांटम नंबर मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को कंफर्म करना हो, तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा L इक्वल n-1। L इक्वल n- बेटा क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। जिसे हमने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी 4 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है कि n-1
तो क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो एल इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें प्रिंसिपल से एजीमुथल क्वांटम नंबर और एजीमुथल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंफर्म करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एल इक्वल n माइनस 1 फार्मूला हमारा कंफर्म हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट बात हमारी आती है जिस तरह से हमने बताया था कि हमने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एम वी आर इक्वल होता है NH अपॉन 2 पाई के। इस तरह से एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, एंगुलर ऑर्बिटल क्या है मोमेंटम, इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं हम लोग, म्यू एल इक्वल होगा एल और एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अब इसका जो फार्मूला बाद में बन जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक करंट को कंफर्म करने के लिए हो जाता है। तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसी प्रकार से स्पिन क्वांटम नंबर का एक फार्मूला हो जाता है। फिर दोनों में हम n/2 कर देते तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंफर्म करने वाला एक फार्मूला बन जाता है जो हम आपको बताएंगे बाद में। बट इससे रिलेटेड जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर में एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, तो एल और ब्रैकेट में एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ले लीजिएगा, आई थिंक ले लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा क्वांटम नंबर है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में मिस्टर सोमरफेल्ड ने ही एक्सप्लेन किया था 1916 में। ये जनरली मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, तो 1916 में ही सोमरफेल्ड ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए लिंडे, उन्होंने 1920 में बताया कि ऐसा है आलोक सर कि जो मैग्नेटिक लाइट का जो मैग्नेटिक सोर्स है वो कहीं ना कहीं सिंगल लाइन ओरिएंटेशन को शो करने लगता है। सिंगल लाइन और मैंने मैग्नेटिक जब लाइट सोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो सिंगल लाइन ओरिएंटेशन को शो करने लगता है, जिससे जो सबसेल होती है वो फिर से डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब सबसेल सबसे बड़ा क्या हो गया हमारा सेल, उससे छोटा क्या हो जाएगा सबसेल, उससे छोटा क्या होगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन 1। ऑर्बिट मतलब वो एक, इसमें मतलब एक जो बॉक्स होता है ना उसे बोलते हैं, एक ब्लॉक्स जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल मतलब होता है एक से ज्यादा जब बॉक्स होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स, है ना। तो जो सबसेल है वो फिर से डिवाइडेड होकर कई ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाती है और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्मॉल एम से। तो हम जहाँ तक मुझे भी समझ में आ रहा है कि जो लिंडे भाई हैं वो उन्होंने ज़्यादा अच्छा बताया इसके बारे में। तो हम ये वैसे साइंटिस्ट लोग यही कहते हैं, इसको सोमरफेल्ड नहीं दिया था, बट मेरा मानना ये है कि जो लिंडे हैं उन्होंने एक्चुअली बताया कि ऑर्बिटल क्या होती है। तो ऑर्बिटल के बारे में सही जानकारी मिस्टर किसने दी, लिंडे ने 1920 में। उन्होंने बताया कि इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है वो एल पर डिपेंड करती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है हमारी, वो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी हो जाती है -L से +L तक हो जाती है। माने जो भी वैल्यू हमारी L की आएगी वो माइनस से प्लस की हो जाएगी, पहले नेगेटिव में फिर 0 हो जाएगी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो भी L की वैल्यू होगी वो पहले नेगेटिव में होगी फिर 0 हो जाएगी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल्स बोल देते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, इसे कुछ नोट करना कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते जाइए ना बेटा प्लीज। हम लोग देखते हैं कि देखिएगा, जैसे हमने लिया L = 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऑर्बिट है। L = 1 तो M = क्या हो जाएगा हमारा 0, तो L = 0 तो M = भी 0। तो सॉरी मैं गलत बोल गया शायद बीच में, तो L = 0 तो M = भी क्या हो जाएगा 0। जब L = 1 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो -1 0 और +1 माने Px Py और Pz हो जाएगा। L = अगर 2 दिया है तो -2 -1 फिर 0 +1 और +2। अब आपको ये बात तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि S होता है स्फेरिकल शेप होता है, P डंबल शेप होता है। तो जब P डंबल शेप होता है तो Px Py और Pz एक्सिस पर होता है, जो कि मैं अभी बाद में बताने वाला हूं आपको। और D क्या होता है, डबल डंबल होता है, तो इसके स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो जाते हैं फिजिकली बताना। और F जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इसको फिजिकली बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं बट इसको 3D में फॉर्म में बनाना पड़ता है हमें, इसका फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जनरली इसको लिखा नहीं जाता है ना। तो अगर L की वैल्यू हमें कंफर्म होगी तो M अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंफर्म होता
जाएगा और उसकी वैल्यू में ऐसे कंफर्म करते हैं। अब ये जो वैल्यू होती है -2 और +2, ये चेंजेबल हो सकती है, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सी बुक्स में +2 पहले लिखा है फिर माइनस में लिखा हुआ है, तो ये तो चेंजेबल हो सकती है, मतलब ये जो वैल्यू इससे चेंज, ये वैल्यू इससे चेंज सकती है। तो अगर बहुत सी बुक्स में लिखा होगा dx² y² dzx ऐसा कुछ लिखा है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो रूल आप फॉलो कर रहे हैं उसको लेके आप चलिएगा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक बेटा, तो ये आपने देख लिया होगा शायद, इसका एक स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिएगा फटाफट, जल्दी से ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अगली हेडिंग लिख लीजिएगा, शेप ऑफ एसपीडी। सर एफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एफ को फिजिकली बताना पॉसिबल नहीं होता, वो 3 डायमेंशनल होता है ना, इसलिए लिख दीजिए शेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एसपीडी, स्ट्रक्चर ऑफ एसपीडी। अब अगर हम एस का स्ट्रक्चर देखें तो देखिएगा m = 0, मतलब एस सब सेल हो जाएगा, है ना। तो एस के लिखा हुआ L = 0, तो m बराबर भी 0 हो रहा हमारा। और एस होता है स्फेरिकल शेप, आपने 10th वगैरह में पढ़ा हुआ होगा कि एस होता है स्फेरिकल शेप, तो इसका किसी भी एक्सिस पर नहीं होगा, ये नॉन एक्सियल होता है हमारा, तो किसी भी एक्सिस पर ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गोला बन जाएगा स्फेरिकल, एक्स वाई और जेड पर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, गोला बन जाएगा। अब L = क्या होगा, 1 होगा, तो m = होगा -1, 0 + 1 हो जाएगा। तो अगर px है तो x एक्सिस पर वो डंबल बना लेगा, क्योंकि आपको मालूम p डंबल शेप होता है, तो px का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर y एक्सिस पर डंबल बन रहा है तो py का हो जाएगा, और अगर z पर डंबल बन रहा है तो pz का, क्योंकि हमारा जो p होता है वो डंबल शेप होता है, और जिस एक्सिस पर होगा उसका नाम हो जाता है, तो px, py और pz एक्सिस हो गई। अगला देखते हैं अपन लोग d के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं, मैंने एडवांस में बना के नहीं रखा आपके सामने इस चीज़ को। देखिएगा अगर L = 2 हो जाएगा तो m क्या होगा, -2, -1, 0 +1 और +2 हो जाएगा। हम इन सब का स्ट्रक्चर सब कैसे बनता है, तो ये थोड़ा देखिए कायदे से, ताकि समय आपको आ जाए। पहला दिया D, क्या दिया, एक्स बाई, तो एक्स बाई का मतलब डी मतलब वो डबल डंबल, तो 2 डंबल बनेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एस स्पेरिकल होता है, पी डंबल शेप होता है, और डी क्या होता है, डबल डंबल, तो 2 डंबल बनना तो पक्की बात है, ये बात तो पक्की है, लेकिन कहाँ बनना है, तो एक्स और वाई के बिटवीन बनेंगे, मतलब दोनों के क्या बनेंगे, बीच पर बनेंगे, मतलब बीच में ना, दोनों के बीच में बनेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लाइन खींच रखी है, तो ये दिया हमारा वाई एक्सिस और ये दिया हमारा एक्स एक्सिस दिया है, तो वाई और एक्स के बीच में यहां पर हमारा डंबल बन जाएगा, एक डंबल हमारा यहां बन जाएगा। अब एक डंबल तो हो गया, दूसरा भी तो बनाना है हमें ना, तो ये दिया हमारा एक्स एक्सिस और ये दिया हमारा वाई एक्सिस, तो ये दोनों के बीच में ही डंबल बनना है, तो एक डंबल हमारा यहां पर बन जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, डी एक्स वाई का डंबल हो जाएगा। ओके, इन दोनों के बिटवीन डंबल बनेगा, डबल डंबल मतलब ऐसे में भी और ऐसे में डंबल बन जाएगा। दूसरा दिया है जेड वाई, तो जेड और वाई के क्या होगा, बिटवीन डंबल बन जाएगा, तो बिटवीन मतलब क्या हुआ, जेड और वाई के बिटवीन डंबल हमारा एक यहाँ बन जाएगा बेटा, और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ बन जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, डी जेड वाई का हो जाएगा स्ट्रक्चर, किसका होगा, डी जेड वाई का होगा। अब अगला दिया डी जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी एक्सिस पर डंबल बनेगा, तो जेड एक्सिस पर डंबल बनेगा, तो जेड पर तो हमारा डंबल एक बन गया। अब दूसरा डंबल हम कहाँ बनाए भाई, उसका तो कोई एक्सिस दी गई नहीं है, तो 90 डिग्री पर क्या होता है, एक गोला लगा देते हैं, तो ये कहता डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल आपको सिंपल। अब ये होता क्यों है, ऐसा क्या होता है, ये कभी हम आपको बाद में बताएंगे, अभी तो चूंकि मुझे बताना है क्वांटम नंबर के बारे में, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होता जाए और आपके बढ़िया से नोट्स बनते जाए, है ना। मैं इस चक्कर में आपको बता रहा हूँ, और मेरा मानना यह है कि आपका काम बनना चाहिए। मेरे लिए आप सोचिए नहीं सोचिए, लाइक करना, शेयर करना, ये सब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपको, आपकी बात, मेरी बात जो है वो आप तक पहुँच जाए, और आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी केमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है ना बेटा, और नेगेटिव पॉजिटिव तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बेटा। नंबर 3 दिया है जेड और x दिया हो, तो जेड एक्स का मतलब हुआ जेड एक्स के बिटवीन बनेगा। अब पक्की बात है, जेड एक्स का बिटवीन होता हमारा क्या है, y एक्सिस होती है, तो एक तो y पर डंबल हमारा यहाँ बन जाएगा, ये बात पक्की बात है, और एक y एक्सिस पर डंबल होगी, x हमारा ही हो जाएगा, तो y पर डंबल हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा, तो क्या होगा, z और x का डंबल हो जाएगा। अब दिया स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर के लिए बताया था उसी एक्सिस पर डंबल बनाना है हमें, तो एक्स स्क्वायर मतलब x एक्सिस पर डंबल बना दीजिएगा, और वाई स्क्वायर मतलब y एक्सिस पर डंबल बना दीजिएगा, तो किसका हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर दिया है तो उसी एक्सिस पर बना दीजिएगा, स्क्वायर नहीं दिया है, जो वैल्यू दी गई है उनके बीच में डंबल बना दीजिएगा। अब ये होता क्यों है कभी बताएंगे आपको बाद में, लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना समय आपको आ गया होगा, है ना, कि अगर एक्सिस स्क्वायर दिया तो उसी एक्सिस बना दीजिएगा, नहीं दिया तो दोनों के बीच में बनाना डबल डंबल, क्योंकि डी कैसा होता है, डबल डंबल होता है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बताना है क्वांटम नंबर के बारे में, मतलब एक टॉपिक में आपका काफ़ी काम बन जाए, है ना। इसकी शॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नोड्स। टाइप्स ऑफ नोड्स का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाए, वो जगह जहां ऐसा स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं क्या, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ नोड का मतलब हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो होती है, उस स्पेस को, उस जगह को बोलते हैं हम क्या, नोड बोलते हैं। और किसी भी सेल में या किसी सब सेल में नोड्स को कंफर्म करने का एक फार्मूला होता है, मतलब कई फार्मूले होते हैं। पहला नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल ऑफ नंबर ऑफ नोड्स कंफर्म करने का फार्मूला होता है n-1, यानी कि n चल कितनी हुई, 4 हो जाएगी। 4 है, n अगर n बराबर 4 है तो 4 - 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। मतलब सीधी बात यह है कि जब भी कभी हमें टोटल नोड्स निकालना होगा तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे n-1। अभी आया कहाँ से, कभी फिर बताएंगे आपको, है ना। भाई आपको मेन बताते हैं नोड्स में, उसमें क्या क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। दूसरा हमारा क्या है, रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स होती क्या है? रेडियल नोड्स इज अ स्फेरिकल स्पेस where the probability of finding electron is zero, माने स्पेरिकल, वह स्पेरिकल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या पाए जाने की संभावना क्या हो, जीरो होती है, उसे बोलते हैं रेडियल नोड्स। किस बोलते हैं? रेडियल नोड। जैसे एस क्या होता है, स्पेरिकल, तो रेडियल हो जाएगा हमारा, एंगुलर तो होगा नहीं। तो इसे देखिएगा, ये हमारा बना स्पेरिकल शेप बना है, तो ये किसका हो जाएगा, 1s का हो जाएगा। अगर देखे इसमें देखा जाए तो ये हो गया 1s का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s का हो जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो बीच का स्पेस है, जो बीच का पार्ट बचा है जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितनी, जीरो है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड, NOD, नोड बोल देंगे, है ना। तो ये हो जाएगी हमारे क्या, नोड। ठीक है बेटा, तो ये नोड हो जाएगी हमारा। और इसका जो मैथमेटिकल जो फार्मूला हो जाएगा वो मैं ऊपर, इसके ऊपर ले लेता हूं, है ना, मैं लिखना भूल गया शायद। तो n-l-1, तो n-l-1, जब भी कभी हमें रेडियल नोड्स निकालना होता है तो फार्मूला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर -1, माने n-l-1 से हम निकालते हैं क्या, रेडियल नोड्स। और रेडियल नोड्स का मतलब वो स्पेरिकल, वह स्पेरिकल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या हो, जीरो होती है, उसे बोलते हैं क्या, स्पेरिकल, सॉरी रेडियल नोड्स बोलते हैं। नंबर सेकंड हमारा होता है एंगुलर नोड्स। तो वह प्लेन, माना वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाती है, उसे बोलते हैं क्या, हम क्या बोल देते हैं, हम एंगुलर नोड्स बोल देते हैं। और एंगुलर नोड्स जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है, मतलब अगर जो एल की वैल्यू जितनी भी आ रही है उसके बराबर होता है हमारा क्या, एंगुलर नोड्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नोड्स का मतलब हुआ वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। ठीक है, और ये टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, l। तो भी मतलब जो भी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी वही हमारा होगा एंगुलर नोड्स की वैल्यू। और जितना भी n और l में डिफरेंस होगा, -1 का डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियल नोड्स के बराबर हो जाएगा। हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझा देते हैं इसके बारे में। कृपया इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, मैं ये भूल जाता हूँ बार बार, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन बेटा हम आपको एक क्रम से बता रहे हैं उन बच्चों के लिए 12th में है या 11th में है, उनकी बहुत काम आने वाला है, और ये क्रम से चल रहा है सारा कुछ। अब ये सब निकलते कैसे क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, आगे बताएंगे कभी आपको, जब मेरी क्लासें काफ़ी बढ़ जाएंगी तो मैं बताता जाऊँगा आपको धीमे धीमे करके। बट अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैंने कोरोना काल के बाद अब स्टार्ट दोबारा किया हुआ है, कोई बच्चों के आग्रह के अनुसार, है ना। ठीक है, मेरे वैसे जो अगर आपको और वीडियो देखना है तो है एजुकेशन वीडियो के नाम से है, एजुकेशन वीडी के नाम से हमारे पास है ना। तो चलिए हम आपको नोट्स के बारे में भी बता देते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाया जाता है। तो बेटा आपको जैसे फार्मूला आपको मालूम है कि नंबर ऑफ टोटल नोट्स निकाले, फार्मूला क्या होता है हमारा, है कि n-1 हो जाता है हमारा। फिर रेडियल नोट्स का फार्मूला क्या होता है, n-l-1, ये वाला फार्मूला हो जाता है हमारा n-l-1 वाला फार्मूला हमारा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये वाला फार्मूला हो जाता है। और जो एंगुलर मूवमेंट निकालने के, तो मालूम है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर हो जाता है। जो भी किसी की एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा, इसका एंगुलर नोट्स के बराबर होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाया जाता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे 1s है, तो 1s का मतलब क्या हुआ, n = 1, क्योंकि सेल कौन सी है, पहली सेल है हमारी। जब सेल पहली है तो
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी 1। और एस सबसेल है, इसी बताया था कि एल इक्वल 0 1 2 3, तो एस सबसेल क्या होगा, एल इक्वल क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा 0 हो जाएगा। 0 मतलब कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का डायग्राम बना हुआ होगा वो क्या होगा, साई और आर के बीच में, मतलब साई मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है साई, और आर क्या उसकी रेडियस होती है। और साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब साई की कोई वैल्यू, साई का कोई महत्व ही नहीं है, कोई वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव लाइक सेल में मोशन करता है, तो इसका मतलब साई की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई महत्व इसका नहीं है। ठीक है, हाँ साई स्क्वायर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम यूनिट वॉल्यूम में कंफर्म कर सकते हैं। तो साई स्क्वायर की हेल्प से कंफर्म किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक सेल में क्या करता है, मोशन करता रहता है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा साई के लिए ग्राफ, मुझे आर हो जाएगा, तो साई और आर के बीच में, साई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर साई स्क्वायर और क्या होगा आर के बीच में ग्राफ बन रहा है, लेकिन इसमें कोई रेडियल नोट नहीं आ रही। नोट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसमें नोट है भी नहीं है, 0 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, सेकंड देखो 2s में सेल कौन सी होगी, सेकंड सेल हो जाएगी हमारी, s क्या है 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, कितना 1, नंबर नोट्स कितनी 1 आएगी। अब साई की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो अगर साई की नोट्स बनाएंगे तो क्या है, सिंगल नोट्स यहाँ दिखाई देगी हमारी। कर्व डायग्राम हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा साई और आर के बीच में, जबकि साई स्क्वायर और आर के बीच में जो ग्राफ बनाएगा उसमें सिंगल नोट्स हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि आपको हम बता देते फिर से कि साई की कोई भी वैल्यू नहीं है, साई स्क्वायर की हेल्प से हम कंफर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक सेल में क्या करता है, मोशन करता है, साई टू साई, साई स्क्वायर माने प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा, तो साई स्क्वायर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को कंफर्म किया जाता है। तो ये हो गया 1s का हो जाएगा, ये 2s का हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये चल रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही चल रहा है अभी हमारा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, मैं एक बात फिर भूल जाता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा वीडियो बचा सा और बचा है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बस आपका खत्म होने वाला है क्वांटम नंबर्स। आगे देखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी मैग्नेटिक क्वांटम चल रहा है। मैंने कहा था कि थोड़ा सा लेंदी ले रहे हैं, बट आपको सारी चीज़ें बताते हैं, हम जा रहे हैं धीमे धीमे करके। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू नोन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमें नोन है, मतलब हमें कंफर्म है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कितना हमारा। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर दिया है 4 दिया हुआ है, तो हमें ये कंफर्म करना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू कितनी होगी। टोटल वैल्यू के लिए है, ओनली किसके लिए, टोटल वैल्यू, क्या के लिए नहीं है, व्हाट वैल्यू के लिए नहीं है, टोटल वैल्यू कंफर्म करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला होगा m इक्वल एन स्क्वायर, m बराबर एन स्क्वायर, m इक्वल एन स्क्वायर। कैसा देखिएगा, m इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। 16 मतलब कितना होगा 16 वैल्यू की। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम में वैल्यू नोन है और हमें मैग्नेटिक क्वांटम की टोटल वैल्यू, ओनली टोटल वैल्यू कंफर्म करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, m इक्वल एन स्क्वायर, m इक्वल एन स्क्वायर। और अगर लिखा एग्जाम में आ जाता है कि n की वैल्यू दिख दी है 4 दी है, तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पुट अप होता है आपसे, तो फिर आंसर आपका ये वाला नहीं आने वाला। टोटल वैल्यू के लिए आंसर हमारा आ जाएगा मैथमेटिकल फार्मूला m इक्वल एन स्क्वायर। अगर क्या वैल्यू होगी तो कौन कौन सी वैल्यू होगी हमें ये कंफर्म करना होगा। तो फिर कुछ तरीका ऐसा भी हो जाएगा, है ना। तो तरीका क्या हो जाएगा बेटा कि n इक्वल 4 दिया है, तो l इक्वल हो जाएगा n माइनस 1, वो लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो l इक्वल 3 हो जाएगा, तो m इक्वल हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर n बराबर 4 दिया है, n इक्वल 4 दिया है और m की वैल्यू क्या होगी जब ये क्वेश्चन आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी 7 वैल्यू होगी। क्या वैल्यू में, अगर टोटल वैल्यू पूछते हैं तब फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे और लिख देंगे m बराबर एन स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी वो कंफर्म करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है m इक्वल एन स्क्वायर, m इक्वल एन स्क्वायर। इसे फटाफट कॉपी करिए, क्या के लिए ये आंसर है और टोटल के लिए आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर आपके यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से ले लिया होगा आपने। इसी तरह से अगर हमें एल की वैल्यू कंफर्म, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू हमें दी जाए और पूछा जाए कि भाई एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू क्या होगी ये कंफर्म करना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें एल दिया हुआ है 3, तो हमें एम कंफर्म करना है, तो पक्की बात है कितना हो जाएगा
m इक्वल 2l इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 7। तो इसका मतलब अगर l दिया गया है और m कंफर्म करना है तो ये फार्मूला होता है m इक्वल l 2l प्लस 1, m इक्वल 2l प्लस 1, m इक्वल 2l प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया गया है। क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा। इसे भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए साहब नेक्स्ट बात करते हैं। हमने बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। अब हम बताते हैं चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में सही तरीके से बताया था 1925 मिस्टर गॉड स्मिथ ने। उन्होंने बताया दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, मतलब जो अपनी ही एक्सिस पर स्वयं रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं क्या, स्पिन बोलते हैं। और स्पिन का मतलब हुआ हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्वयं, माने एक सेल थी उसके अंदर सब सेल थी उसके अंदर ऑर्बिट थी। अब ऑर्बिट भी अपने एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट कर रहा है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कंफर्म कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, शो करते हैं किससे, स्मॉल एस से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो एम पर डिपेंड करती है। क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसी भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा देखने के लिए, है ना। ओके, ले लिया होगा आपने। अब स्पिन क्वांटम नंबर से हम कंफर्म क्या कर सकते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वयं की एक्सिस में रोट करता है, कोई क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अपोज में रोटेशन करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू l पर, l की वैल्यू m पर, m की वैल्यू s पर डिपेंड करती है। तो अगर l इक्वल 0 है तो इसका मतलब एक ऑर्बिट होगी, तो m इक्वल 0 हो जाएगा। जब m इक्वल 0 होगा तो उस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम शो करते हैं प्लस हाफ से, और एंटी क्लॉकवाइज को शो करते हैं माइनस हाफ से। तो s इक्वल क्या होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाएगा। इस तरह से अगर l इक्वल 1 दिया है तो m इक्वल हो जाएगा -1, 0 प्लस 1। फिर वही बात आती है प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ हम लिख देंगे इसमें। ठीक है बेटा, आगे बात आती है हमारी, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू कंफर्म है, माने प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू हमें मालूम है और हमें निकालना है स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू कंफर्म करना है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा s इक्वल 2n स्क्वायर, s इक्वल 2n स्क्वायर। क्योंकि n की वैल्यू अगर 4 दी गई है तो इसमें आप रख दीजिएगा, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 32 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कैलकुलेशन वगैरह, तो 32 हो जाएगा। तो अगर n बराबर हमारा 4 दिया गया है तो s के स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 32 वैल्यूज हो जाएंगी। अब जैसा हमने बताया था कि एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है, इस प्रकार से स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर का भी फार्मूला होता है जो पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि स्पिन ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर की का फार्मूला क्या होगा। तो म्यू एस, एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, इक्वल होगा एस, और एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा, एस अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अब एस का है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस इक्वल n/2। अब n/2 वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो फार्मूला हमारा बन जाएगा म्यू EFF, मतलब वही क्या, किसी भी कंपाउंड में मैग्नेटिक करैक्टर कंफर्म करने का एक फार्मूला बन जाएगा, जो कभी हम डेरिवेट करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो बन जाएगा क्या, स्मॉल n प्लस 2 BM। BM क्या है, बोर मैग्नेटम, इसकी यूनिट होती है। तो जब इसका हम सारा कैलकुलेशन करते हैं तो एक नया फार्मूला लास्ट में बन जाता है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को फिर हम टोटल क्वांटम नंबर निकालते हैं, म्यू SS निकाल लेते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक फार्मूला जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट कंफर्म करने का। तो फार्मूला क्या होता है, म्यू EFF इक्वल स्मॉल n स्मॉल प्लस क्या है, स्मॉल n प्लस 2 BM, बोर मैग्नेटम फार्मूला बन जाता है। मैंने इसलिए बता दिया लास्ट में ताकि आपको मालूम रहे एक्चुअली में फार्मूला। अब ये इसका तो कहीं यूज होना नहीं है, और एल वाले का कभी यूज होना नहीं है, यूज किसका होना, इस वाले का यूज। तो मुझे ये तो मालूम है कि ये फार्मूला है कहाँ पर, तो सर ने बता दिया कि ये फार्मूला यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, बहुत ही कम से कम शब्दों में। टाइम भी मैंने देखा कि 40 से ज़्यादा मिनट आपके ना हो पाए, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा लंबा लेक्चर देख नहीं पाते हैं। तो इसको आप शायद फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरा मोटिवेशन के लिए देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम और भी लेक्चर कहीं डाल देंगे इसमें, जिससे आपका काम बन जाए।
खासकर मेरा उन बच्चों के लिए जो कहीं से ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं या फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत ही जिनका इंग्लिश भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत में है, तो ऐसी पोजीशन में उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। और बाकी सब लोग अच्छे, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता है। हमें देखने का नज़रिया हमारा अलग अलग होना चाहिए, है ना बेटा। और मेरे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तभी डालेंगे जब मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट थी, जिसको आपने पूरा समझने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। 40 मिनट्स के बाद आपको हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।